कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम समाज किसी तरह से अपने ही उसमें जकड़ा हुआ है कि उसके अपने लोग समाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे? हम ये कहते हैं ना, आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति। और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, उस पैसे का उपयोग कहां हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। तो एक कैंपेन होना चाहिए सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय में, समाज में, कि उनको जागरूक किया जाए कि वक्फ इस तरह का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। देखिए, तो उनको भी देखना चाहिए कि उनके नाम पर कौन लूट खसोट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे। और मुझे लगता है देखेंगे, गवर्नमेंट तो अवेयरनेस पैदा कर ही रही है और करती भी है। देखिए, हम लोग धर्म के पक्ष को उसे हम सीमित दायरे तक कैद करके रखते हैं और राजनीति को भी हम चंद मुट्ठी भर लोगों की कैद में रखते हैं। सारी समस्या वहीं से खड़ी होती है। राजनीति अगर
स्वार्थ के लिए है तो वह समस्या देगी। राजनीति अगर परमार्थ के लिए है तो वह समाधान देगी। हमें तय करना होगा कि हमें समाधान का रास्ता अपनाना है या समस्या का रास्ता अपनाना है। और मुझे लगता है धर्म भी यही है। धर्म जब स्वार्थ के लिए होता है, आत्मकल्याण के लिए होता है, तो वह नई नई चुनौतियां देगा, नई नई समस्याएं देगा। और जब परमार्थ के लिए व्यक्ति अपने आप को होम करता है, अपने आप को समर्पित करता है, तो नए नए रास्ते सुझाएगा, वो प्रगति के नए रास्ते सुझाएगा। भारत की परंपरा में भारतीय मनीषा ने धर्म को स्वार्थ के साथ नहीं जोड़ा है। उसके दो हेतु बताए हैं कि सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना, विकास के मार्ग को प्राथमिकता देना, और ये लौकिक जीवन में और पारलौकिक जीवन के लिए मोक्ष की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना। तो यहाँ तो दोनों का उद्देश्य ही सेवा का है। तो सेवा भाव के साथ आगे बढ़ना, मुझे लगता है वह एक राजनीति एक प्लेटफॉर्म है, और उस सेवा भाव को आगे बढ़ाने के एक प्लेटफॉर्म के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उसके परिणाम जब भी निष्काम कर्म की भगवान श्री कृष्ण की कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन के भाव से होगा, तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा आपसे बहस करना चाहता हूँ। हर मनुष्य का एक प्राथमिक भूमिका होती है। आप अभी सीएम की चेयर में बैठे हुए हैं, सीएम की कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो आप राजनीति संभालते हैं, गवर्नेंस संभालते हैं। लेकिन जब आप हट के अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप धार्मिक व्यक्ति ज़्यादा हैं। आपकी प्राथमिक भूमिका क्या है? मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूँ, अपने को विशिष्ट नहीं मानता। और एक नागरिक के रूप में पहले मैं एक नागरिक हूँ। एक नागरिक के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए मेरे लिए देश सर्वोपरि है। और देश अगर मेरा सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। धर्म सुरक्षित है तो कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। आप 8 साल पूरे कर चुके हैं यूपी के सीएम के तौर पे। सबसे लंबा समय किसी सीएम ने बिताया है। तो इन 8 सालों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या? आप 3 अगर गिनेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट के लिए स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक है। भारतीय दृष्टिकोण विकास का एकांकी पक्ष लेके नहीं चलता है, उसके समग्र पक्ष को लेकर के समग्र विकास पर फोकस करता है। समग्रता की उस व्यवस्था को ही हमने स्वीकार किया है जीवन के हर एक पक्ष को। और ये सौभाग्य है कि ऐसे कालखंड में हमें उत्तर प्रदेश की बागडोर को देखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है, जब इस देश की लीडरशिप, इस देश का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व हमें उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने में सफल हुआ है। यही प्रदेश था जिसके सामने 8 वर्ष पहले पहचान का संकट था। आज वो पहचान के संकट से उभरा है और उत्तर प्रदेश के नाम पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर दिशा में आगे बढ़ा। आज आप देख रहे होंगे, आज ईद है, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। कोई पर्व और त्यौहार है शांतिपूर्ण तरीके से, ये पर्व और त्यौहार उत्साह और उमंग के होते हैं। 17 के पहले क्या था, कोई पर्व और त्यौहार आता था, लोगों में आशंका आने लगती थी, पता नहीं इस बार क्या हो जाए। लेकिन ये आशंकाएं बंद होनी चाहिए, पर्व और त्यौहार उत्साह के साथ मनाए जाएं। इसको लेकर के हर सरकार को इसे अपने प्राथमिकता को में लेना चाहिए। दुर्भाग्य पिछली सरकारें नहीं ले पाई, हमने लिया। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आज अपनी प्राथमिकता तय किया है, डेवलपमेंट को, वेलफेयर को, राज्य के समग्र विकास पर अलग अलग पक्षों को, जो जिस क्षेत्र में उसमें बेहतर करने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने आगे बढ़ाया है। और हर एक क्षेत्र में, क्या कृषि के क्षेत्र में, क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या युवाओं में
एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने को लेकर के हुई है, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुआ है, क्या एमएसएमई के क्षेत्र में या अलग अलग सेक्टर में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, शहरीकरण का मामला हो, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नए गोल अचीव किए हैं और अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। और मेरा मानना है कि आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई लगभग 3 दर्जन ऐसी स्कीम, जिसमें 17 के पहले उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी माना जाता था, आज वह नंबर 1 पर है या टॉप 3 के अंदर वह यूपी आज के दिन पर उनमें है। आपसे एक निजी सवाल करना चाहता हूँ। हर लीडर, हर नेता जो है, जो उच्च दर्जे का नेता है, वो एक लेगेसी छोड़ना चाहता है। एक चाहत होती है कि मुझे आने वाली पीढ़ियाँ इस तरह से मुझे याद करें। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे याद क्यों करेंगे, मैं तो वर्तमान में ही हूँ। नहीं, आप एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। देखिए, 100 साल के बाद हमें नाम नहीं, हमारे जो काम होंगे ये आने वाली पीढ़ी के लिए स्मरणीय होंगे। आप अपने काम से जानना चाहेंगे? काम से पहचान होनी